मौजूदा वक्त में इंसान की सबसे ज्यादा बुनियादी जरूरतें हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। आजादी के बाद भारत को विकसित करने के साथ लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकारें लगातार कदम उठाती रही। भारत में करोड़ों की आबादी है जो आज भी इन बुनियादी सुविधाओं का लाभ उस स्तर पर नहीं उठा रहे जिस स्तर पर मिलना चाहिए था। लिहाजा बदलते वक्त के साथ सरकारों ने योजनाएं चलाई, खासकर गरीब वर्ग के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण किया गया। लगा स्थिति बदलेगी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये व्यापार में बदल गया और गरीबों की पहुंच से दूर हो गया। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश लोक कल्याण का व्यापार। जी हाँ, ये सेवाएं अब सेवा के नाते नहीं बल्कि व्यवसाय के तौर पर चलाई जा रही हैं। दरअसल मोहन भागवत ने देश में शिक्षा और इलाज की मौजूदा स्थिति पर चिंता जाहिर की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख का कहना है कि शिक्षा और इलाज दोनों ही आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत एक कैंसर केयर सेंटर के उद्घाटन के मौके पर थे, जहां पर उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की जरूरत हर कोई महसूस करता है, लेकिन दोनों ही आम आदमी की आर्थिक क्षमता से बाहर है। मोहन भागवत ने माना कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चिकित्सा और शिक्षा दोनों का देश में व्यवसायीकरण हो गया है। ये ठीक है कि संघ प्रमुख ने ये बात एक कार्यक्रम में कही है जो कैंसर के इलाज से जुड़े केयर सेंटर के उद्घाटन के मौके पर हुआ, लेकिन समझने वाली बात यह है कि संघ की तरफ से ऐसी बातें यूं ही नहीं की जाती। संघ प्रमुख की तरफ से जो भी कहा जाता है उसका खास राजनीतिक मतलब होता है। मोहन भागवत ने जो मुद्दा उठाया है, लोग उससे बेहद परेशान हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है भी या फिर नहीं। अक्सर एक मजाक चलता है कि 60,000 वेतन पाने वाला सरकारी शिक्षक अपने बच्चों को उन निजी स्कूलों में पढ़ाता है जहां शिक्षक 15,000 रुपए महीने पर पढ़ाते हैं। हालांकि सरकारी शिक्षा नीति की ऐसी दुर्दशा आजादी के पहले नहीं थी। उस समय जितने भी राष्ट्र नायक निकले उनमें से कोई भी किसी प्राइवेट स्कूल या कॉलेज और विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर नहीं आया था। पर आजादी के बाद धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल कॉलेज इतने अधिक हो गए कि स्वयं सरकारी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने लगे। आज से 10 वर्ष पहले 18 अगस्त 2015 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने यह निर्णय दिया था कि प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी, विधायक, सांसद और मंत्री सब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे। उन्होंने इसे अनिवार्य करने को कहा था, पर तब प्रदेश के मुख्यमंत्री इस सलाह को टाल गए। जस्टिस अग्रवाल का कहना था कि जब सरकारी कर्मचारी और विधायक जज अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तब निश्चित ही सरकारी स्कूलों का काया पलट हो जाएगा। अगर उनकी ये बात मान ली जाती तो आज सरकारी स्कूलों की ये दुर्दशा नहीं होती। अब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के तमाम प्राथमिक स्कूलों को बंद करने की योजना बना रहे हैं। जाहिर है इसके पीछे निजी स्कूलों की मोनोपोली है। सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में ही कराएंगे। निजी स्कूलों में शिक्षा का स्तर कोई बहुत अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन उनके यहाँ प्रबंधन और शिक्षक बच्चों को अनुशासित रखते हैं। इतना होमवर्क या टारगेट देंगे कि बच्चा झक मार कर ही पढ़ेगा। ठीक यही हाल स्वास्थ्य सेवाओं का भी है। हर जिले में सरकारी अस्पताल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक सेवा केंद्र हैं, पर उनमें डॉक्टर नहीं मिलते और मिले तो दवाएं नहीं मिलेंगी। कई तरह के टेस्ट बाहर करवाने पड़ेंगे। ऐसे में घर वाले मरीज को निजी अस्पतालों में ले जाएंगे जहां मरीज के इतने फालतू टेस्ट कराए जाएंगे कि उनकी जेब खाली हो जाएगी। सरकार कह देती है हमने तो कुछ गरीबों के लिए आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड बना दिए हैं, लेकिन आज तक सरकार ने कभी ये चेक नहीं करवाया कि अधिकांश प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान कार्ड को नहीं लेते। निजी अस्पताल भी कोई अच्छा इलाज कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। एक तरह से मरीज वहां भी अपने पैसे लुटा देगा और लौटेगा खाली हाथ ही। निजी अस्पतालों में प्रबंधन के व्यवहार में कोई मानवीय गरिमा नहीं होती। दुनिया में हर जगह लोक कल्याण को प्रमुखता देने वाले सरकारें मरीजों को मुफ्त इलाज देती हैं। ये अलग बात है कि उनके वेतन से भारी भरकम टैक्स कट जाते हैं, लेकिन अगर इलाज और शिक्षा मुफ्त हो तो किसी भी नागरिक को 51% तक टैक्स देने में परेशानी नहीं होती। हम पश्चिमी देशों के मॉडल को ना भी देखें तो हमारा पड़ोसी देश भूटान अपने नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा देता है। बाकी कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, नॉर्वे, स्पेन, ताइवान और क्यूबा में भी इलाज फ्री है।
ब्राजील में तो विदेशी नागरिक भी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकते हैं। अमेरिका में स्वास्थ्य सेवाएं फ्री नहीं है। इलाज वहां बहुत महंगा है लेकिन उत्तम है। वहां जो भी इलाज होगा भरोसेमंद होगा। यूं भी चिकित्सा और शिक्षा में अमेरिका पहले नंबर पर नहीं है। इसके पीछे वजह है। दूसरी तरफ भारत में डॉक्टर तो बहुत अधिक हैं लेकिन इलाज के मामले में फिसड्डी। या तो इलाज महंगा है और कोई गारंटी नहीं कि डॉक्टर सही इलाज कर रहा है या नहीं। सरकारी अस्पतालों पर पहले भरोसा रहता था क्योंकि तब अस्पताल में प्रबंधन की नहीं डॉक्टरों की मर्जी चलती थी, जिसे मानवीय गरिमा का पाठ पढ़ाया जाता था। ऐसे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान स्वागत योग्य है कि आज शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं बदहाल हैं। ये सेवाएं अब सेवा के नाते नहीं बल्कि व्यवसाय के तौर पर चलाई जा रही हैं। उनके अनुसार अपने देश में शिक्षा केंद्र भी बहुत हैं और अस्पताल भी, लेकिन ये सब सामान्य जन की पहुंच से बाहर है। उनकी ये चिंता वाजिब है, लेकिन इन सेवाओं को पटरी पर लाने का काम करेगा कौन? क्योंकि देश में सरकार तो बीजेपी की ही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बताया कि हाल ही में उन्होंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें बताया गया है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था अब $1 ट्रिलियन का बिजनेस बन चुकी है और कहा कि जब कोई क्षेत्र इतना बड़ा कारोबार बन जाता है तो वो अपने आप आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाता है। मोहन भागवत का कहना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा आज के समय में दो ऐसे विषय हैं जो समाज में बहुत ही बड़ी आवश्यकता बन गए हैं। ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका साधन तो शरीर ही है। स्वस्थ शरीर सब कुछ कर सकता है, अस्वस्थ शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए स्वास्थ्य भी बहुत ही जरूरी है। लिहाजा आम लोगों के प्रति चिंता जाहिर करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि आदमी इसके लिए अपना घर बेच देगा लेकिन अच्छी शिक्षा में अपने बच्चों को भेजेगा, अपना घर बेच देगा लेकिन अच्छी जगह अपने इलाज का प्रबंध करेगा। दुर्भाग्य से ये दोनों आज सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर हैं, उसके आर्थिक सामर्थ्य के बाहर। मुश्किल ये है कि मोहन भागवत कहते हैं कि उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं केवल 8 से 10 भारतीय शहरों में ही उपलब्ध है। कहते हैं अच्छी चिकित्सा पाने के लिए कहाँ जाना है? शहरों में जाना है। कैंसर के लिए तो भारत में केवल 8 से 10 शहर है जहां पर जाना पड़ता है। तो चिकित्सा का खर्च अलग और वहां पर रहने का खर्च अलग और आने जाने का खर्च अलग हो जाता है। और फिर सुझाव देते हैं मरीजों को इलाज के लिए भारी भरकम खर्च करने और लंबी दूरी तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं को चिंता का विषय नहीं बनाना चाहिए। कैसी हो चिकित्सा व्यवस्था के सवाल पर मोहन भागवत कहते हैं कि समाज को ऐसी चिकित्सा चाहिए जो सहज और सुलभ हो। फिक्र तो बहुत वाजिब है। शिक्षा और इलाज तो आम आदमी की पहुंच से बाहर तो हो ही गए हैं। अस्पताल पहुंचते ही पहला सवाल यही सुनने को मिलता है, इंश्योरेंस तो होगा ही। वहीं हाँ में प्रतिक्रिया सुनते ही माहौल सामान्य हो जाता है, जैसे चिंता की कोई बात नहीं, इलाज तो हो ही जाएगा। ऐसी खबरें आती हैं, मालूम होता है इलाज के दाम तो मरीज की मौत के बाद शव तक से वसूले जा रहे हैं। जो हाल है उसे देखकर तो यही लगता है जैसे देश के बहुत सारे नर्सिंग होम तो मेडिक्लेम और बीमा से ही चल रहे हैं। सवाल यह है कि शिक्षा और इलाज दोनों के महंगे होने की वजह तो जरूरत के हिसाब से सुविधाओं का नहीं होना ही है, और अगर सुविधाएं हैं भी तो उसको सबको उपलब्ध नहीं है। स्कूल और सरकारी अस्पताल भी हैं लेकिन लंबी लाइन है। नतीजा ये होता है कि इंतजाम अच्छे नहीं रह जाते। जो खर्च वहन कर सकता है वो निजी सुविधाओं का रुख कर लेता है, लेकिन जिसके पास गिरवी रखने या बेचने के लिए घर और जमीन भी नहीं है वो कहाँ जाए। स्कूलों की फीस रोकने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से पास हुआ एक बिल फीस रोकने के कानूनी इंतजाम जैसा है, लेकिन वो कितना व्यवहारिक होगा कहना मुश्किल है। इलाज की बात करें तो आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं और महंगे इलाज में मदद के लिए कुछ उपाय भी हैं, लेकिन उसकी भी एक हद है। जरूरत तो सबको होती ही है लेकिन सुविधाएं तो सबको मिलने से रही। दुनिया के कई देशों से तुलना करें तो मुकाबले में भारत में इलाज सस्ता है। एक अनुमान के मुताबिक 30 से 70% सस्ता इलाज है, और वो भी महंगा वाला ही विदेशियों के लिए सस्ता पड़ता है। लेकिन देश की आम जनता को क्या मिलता है? वहीं उनके इस बयान को आधार मानकर कांग्रेस अब बीजेपी पर आक्रामक हो गई है। लेकिन ये परस्पर दोषारोपण का मामला नहीं है, बल्कि हर राजनीतिक दल इन सेवाओं के व्यवसायीकरण के मामले में खुद पहल करता रहा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ने जरूरी चिरंजीव स्वास्थ्य योजना लागू कर राज्य के हर व्यक्ति के लिए 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कर दिया था। इसमें गरीब परिवारों को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता था। जो लोग पेंशन याफ्ता नहीं हैं और किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सेवा के पात्र नहीं हैं, उनको 850 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान करने के बाद इस योजना का लाभ मिल जाता था, वो भी पूरे परिवार के लिए।
मगर सरकार जाते ही योजना ठंडे बस्ते में चली गई। ऐसी कोई योजना किसी और राज्य में नहीं आई। हालांकि शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य के विषय हैं, लेकिन केंद्र सरकार को खुद पहल कर ऐसी योजनाएं लागू करनी चाहिए जिनसे पूरे देश की जनता को लाभ मिल सके, भले ही उसके लिए अतिरिक्त टैक्स लिया जाए। इससे देश भर में शिक्षा का स्तर समान होगा, निजी विद्यालय और अस्पताल चलते रहें, क्योंकि 141 करोड़ जनता को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, ना ही इतने अस्पताल बन सकते हैं। लेकिन सरकार को दो काम तो करने ही चाहिए। पहला, निजी क्षेत्र की इन सेवाओं की निगरानी करना और सरकारी सेवाओं की बदहाली को रोकना और उसको बहाल करना। दूसरा, कोई भी शिकायत आने पर त्वरित जांच। अभी सोमवार की रात गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक जज का निधन हो गया। 2 दिन पहले वो एक निजी अस्पताल से हार्निया का ऑपरेशन करा कर लौटे थे। जाहिर है जज महोदय को कुछ और बीमारी भी रही होगी, लेकिन निजी अस्पताल ने अपने पैकेज की हड़बड़ी में उनकी जांच नहीं करवाई और जज साहब का एक सामान्य ऑपरेशन के बाद नहीं ठीक हो पाए और उनकी जान चली गई, जबकि वो अस्पताल गाजियाबाद के बड़े निजी अस्पतालों में माना जाता है। कोविड के बाद अस्पतालों ने कोविड के नियमों पर लापरवाही बरती तो नतीजा सामने आया। इस तरह की लापरवाही बताती है कि निजी अस्पतालों की कड़ी निगरानी जरूरी है। मजे की बात यह है कि ये वही निजी अस्पताल हैं जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री आते रहते हैं। जब तक निजी अस्पतालों और विद्यालयों की कड़ी निगरानी नहीं होगी, वो सिर्फ बिजनेस बने रहेंगे। अमेरिका में अस्पताल महंगे भले हों, लेकिन लापरवाही पर उनका लाइसेंस रद्द हो जाता है। हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य का इस तरह से व्यवसायीकरण हो चुका है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन भागवत की चिंता वाजिब है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या सरकार को कोई नसीहत या सलाह दी है, और अगर ऐसा है तो क्या सरकार कुछ करने वाली है, और अगर ये सब नहीं है तो ऐसी चिंता का बहुत मतलब भी नहीं रह जाता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।